इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम जो है ना कार्यक्रम किसानवाणी में जो चर्चा लेके आए हैं, आज हम जो सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं वो है पशुओं में टीकाकरण का महत्व क्या है। सभी किसान भाई जाना है कि जो भी किसान भाई हैं ज़्यादातर वो गांव के अंदर रहते हैं, लेकिन गांव में जो पशुपालक हैं, गांव के अंदर सभी रहे, लेकिन जो भी पशु पालते हैं उनके लिए खास बात ये रहा है कि जो पशुओं हैं उनका जो टीकाकरण है उनको वो ज़रूर करवाना चाहिए। यानी कि समय समय पर ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम कौन सी बीमारी आ रही है और कौन सी बीमारी का हमने टीका लगवाना चाहिए, क्योंकि इसमें हर रोज़ दिन प्रतिदिन भाई नए नए खोजें होती रहें। कौन सा टिक्का बढ़िया है, कौन से का फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, कौन सी दवाई कारगर है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। और इस तरह जो है ना कुछ संस्थाएं भी हैं, जिस तरह के सरकारी लगा लो, गैर सरकारी लगा लो, वो सारी की सारी जो है ना वो नियमित रूप से ये ध्यान रखा है कि समय समय पर जो पशुपालक हैं उन तक जो टिक्के हैं वो ज़रूर पहुंचाने चाहिए, ताकि जो पशुधन है वो सुरक्षित रहे। और कुछ भाई ये भी देखे हैं कि जो आजकल जो पशुपालक हैं, जो पुराने व्यक्ति थे, रूढ़िवादी थे, उन्होंने ये जरूर इतना वो ध्यान ना रखे करते कि भाई पशुओं में टिक्का लगाना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आजकल तो जो किसान भाई हैं एक तो थोड़े शिक्षित भी हो गए हैं, उनको पता भी है कि भाई समय समय पर जो टिक्के हैं वो हमने लगवाने चाहिए। दूसरी बात ये रहा कि जो टीकाकरण है वो जब भी कोई कार्यक्रम हो उसमें तो ज़रूर लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है ना गांव के अंदर कोई ऐसी बीमारी फैल जाए पशुओं में, तो उसके लिए कोई अभियान चलाया जाए। घर घर जा कर के जो डॉक्टर हैं, हमारे पशु चिकित्सक हैं, वो टिक्के लगवाते हैं। वो टिक्के आपने उस टाइम पर लगवाने चाहिए, क्योंकि जो टीकाकरण है ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखना है कि जो पशु हैं उनमें कई तरह के रोग हो जाए, और वो रोग ऐसे नहीं कि भाई उनका रोक लें, लेकिन कई बार ये देखा है कि वो रोग जो है ना ज़्यादा फैल जा है और उसको काबू में करना भाई बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन जब रोग ज़्यादा फैल जाएगा या ज़्यादा पशु बीमार हो जाएगा तो उसको जो है ना फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाए, हो सके भाई पशु की जान भी चली जावा। तो इस करके जो पशु है उनको इलाज के द्वारा बचाना ही संभव है। तो पशुओं के कुछ ऐसे रोग हैं जिस तरह के लंगड़ी रोग है, मुंह खुर का रोग है, गड़गोटू, इन ते जो है ना टाइम टाइम पर पशुओं का बचाव भाई टीकाकरण के द्वारा ही कर सका है। क्योंकि अगर टीकाकरण का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सके भाई फिर वही बीमारी है, पशु जो है ना घास नहीं खाने का, गड़गोटू का रोग आ जाएगा, चलने नहीं जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, भाई मुँह खुर का रोग आ जाएगा, घास कम खावेगा। तो इस तरह जो है ना आपने जो है उनका ध्यान रखना है कि जो हमारा पशु है उसको देखते रहें कि भाई घास क्यों नहीं खा रहा है या कोई चलने फिरने में दिक्कत है। तो ये देखना है तो आपने जो हमारे नज़दीक का कोई भी पशु चिकित्सालय है उसमें जाकर के डॉक्टर के पास भाई अपने पशु को लेके जाएं, तो भाई अपना जो भी बीमारी है उसको दिखाएं और उसका उपचार टाइम पर करवाएं। और इसके लिए पशुपालकों को जानकारी बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए कि साल में किस किस टाइम पर कौन कौन सा टिक्का हमने लगवाना है। क्योंकि अगर ये टिक्के हैं
इनको नहीं लगवाएंगे तो भाई पशु जो है ना फिर वो बीमारी की चपेट में रहेगा। तो इस करके भाई समय पर पशु चिकित्सक की मदद से पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं, और जो पशुओं में जो घातक रोग हैं ताकि वो उनसे फिर बचाया जा सके जो हमारा पशुधन है। और कई बार यो देखने में भी आवा है कि जो कुछ पशुपालक ये समझा है कि भाई जो टीकाकरण है भाई टीके लगवाएंगे अपने पशुओं को और भाई दूध कम हो जाएगा। लेकिन क्यों कि भाई देखो अनपढ़ता है, पहले बात हो कर थी, लेकिन ये नहीं जानते वो किसान भाई हमारे जो पशुपालक हैं कि जो पशु को जो टीके लगाए जावा है वो अच्छे उनके स्वास्थ्य के लिए ही वो लगाए जावा। लेकिन एक बात हो रहा है, अगर हम सोचा कि भाई टीका नहीं लगवाना है तो देखो एक तो उसका पशु बीमार होएगा, और हो सका तो भाई उसके जो गर्भ धारण करने की उसकी जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसा ना करें कि भाई उसको टीका न लगवाएं। तो टीकाकरण कार्यक्रम भाई उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करा है कि जो टीका है एक तो सही है, वो उसका रखरखाव भी अच्छा है, और टीका लगवाने का ठीक टाइम पर भाई बड़ा महत्व रहा है। क्योंकि शुरू में जैसे देखा है कि जब भी मौसम बदला है या जो मौसम आवा जिसमें पशुओं को बीमारी होने की ज़्यादा संभावना बनी रहा है, तो उस मौसम को ध्यान में रखते हुए आपने टीके जरूर लगवाने हैं। और जिस तरह के आप देखा है कि जो हमारी गाय है, भैंस है, उनको हम गड़गोट्टू के टीके लगवावा है। उनमें एक वैक्सीन दी जावा एलम नाम की, यानी कि उसकी मात्रा लगभग 5 मिलीलीटर, और वह चमड़ी के नीचे दी जाएगी क्योंकि अंदर इंजेक्शन लगाए होंगे उसका, तो टिक्का लगेगा। और यूँ जो है ना टिक्का आजकल के दिनों में यानी कि मई और जून में या फिर वो अक्टूबर में उसको लगवा सका है। इसी तरह अगर मुंह खुर रोग का इंजेक्शन लगवाना है, अपने टिक्का लगवाना है, तो वो जो टिक्का हुआ वो है एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जेल, वो भी 5 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे लगेगा, और वो भी इन्हीं महीने में या फिर भाई जिस तरह के मई जून या फिर अक्टूबर और नवंबर में भी आप उसको लगवाना न भूलें। इसी तरह जो भेड़ बकरियां हैं उनसे भी बचाव के टीके हैं। इनमें खासकर जो बीमारी है वो है माता रोग। भेड़ में माता रोग का टिक्का लगवाना पड़ेगा, और 1 मिलीलीटर वो भी चमड़ी के नीचे, और यो जो टिक्का लगा है उनमें अक्टूबर के महीने में वो लगेगा। तो इसी तरह सूअरों में भी भाई उसको भी बचा के रखना है। उसमें शुक्र बुखार आ जाओ ना, तो शुक्र बुखार का जो टिक्का है वो भी 1 मिलीलीटर चमड़ी के नीचे लगवाना है, और वो अप्रैल और मई के महीने में आप उसको लगवा सको हो। तो इस तरह जो भी पशुपालक भाई है अपने घर के अंदर जिन्होंने अपनी भैंस रखी हुई है, गायें रखी हुई है, या जो भेड़ बकरी पालन का काम करते हैं, जो सूअर पालन का काम करते हैं, उन्होंने जो है ना टाइम पर भाई वो टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए, ताकि वो होने वाली बीमारी से अपने पशुधन को वो बचा सके। तो ये तो चर्चा करी हमने कि पशुओं में टीकाकरण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और अब जो है ना थोड़ी सी चर्चा कर दें मौसम के बारे में। और मौसम की आज बात करें तो आज का अधिकतम जो है तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और भाई आंशिक रूप से देखने में आया कि भाई बादल भी छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भाई कड़ी कड़ी होने की संभावना है। और कल का भी जो तापमान है वो भी 34 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल का जो हमारा कृषि कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा, चर्चा करेंगे हम उसमें पहली बागों में फल गिरने की समस्या और समाधान के बारे में। और आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे धान की रुपाई में सावधानियां कौन कौन सी आपने रखनी है। और अब करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन, तो पहले सुनते हैं ये लोकगीत। भाई आधी रात से करते ढड़की एरे मोटा चाला हो गया और के सपने का जकर करूं ढंग जो मजनू आड़ा हो गया। आधी रात से करते ढड़की मोटा चाला हो गया के सपने का जकर करूं ढंग मजनू आड़ा हो गया। आधी रात से करते ढड़की मोटा चाला हो गया
बाण एक नाई ब्याह की चिट्ठी ले फिरे और घर घर बटे मिठाई बाण तेल तेरे खूब नवाया और गाँव की तलगाई मारे घर क्या ने चाम भर के बढ़िया बारात सजाई 10 आरती और 10 मंजोली 10 आरती और 10 मंजोली गड़िया का चाड़ा हो गया के सपने का चक्कर करूं ढंग मदनो आड़ा हो गया आधी रात करता ढड़की मोटा ताड़ा हो गया के सपने का चक्कर करूं ढंग मदनो आड़ा हो गया जितने बराती भाई जितने बराती मेरी बारात के वो सारे घोड़े ले रे गाड़ा के माँ हांडे हंसते ये कितने गजब बचे रे गाय की तल गैया ने और घर घर पाटे पेरे छप गया और ओया अंधेरा मेरे होवन लागे फेरे मेरे दाएं हाथ में वो बहू बैठा दी दाएं हाथ में बहू बैठा दी जब नया यो जाड़ा हो गया के सपने का चक्कर करूं ढंग मदनो आड़ा हो गया मेरे सास ससुर ने मैं बला दिया था अरे बरक के चावयो मंग में कर्मा करके मिल्या बटेऊ यो आ गया मारी नेंगा में कलेवार सी हुई जवारी भाइयों मेरे ब्याह में सारी राती नींद ना आई मन उस गोरी के सामे अरे राम है ते मैं न्यू ना बोलिया राम है ते मैं न्यू ना बोलिया मेरी जड़ में साड़ा हो गया और के सपने का चक्कर करूं ढंग मदनो आड़ा हो गया आधी रात चक्कर डाल की मोटा ताड़ा हो गया के सपने का चक्कर करूं ढंग मदनो आड़ा हो गया अरे सात ढाल की दरी मिठाई डले की बड़ी पटाई एक कड़वासी भाई कमरे के में बेचरे पलंग नवारी आँख खोली जब देखन लग्या रोया देख किलकारी जा सुपने तेरी बहान गोड दूं
तन बहुला कोली मारी जाट मेरे संगे सपने के मैं जाट मेरे संगे सपने के मैं यो मुंह भी काला हो गया के सपने का जकर करूं ढंग मजनू आला हो गया आधी रात शकरता ढलगी मोटा ताला हो गया के सपने का जकर करूं ढंग मजनू आला हो। ये तो सुनी भैया ने रागनी बाली शर्मा की आवाज में। और अब जो है ना नई फसल नई उमंग के अंतर्गत हम बात करेंगे ग्वार की काश्त पे। ग्वार की जो काश्त है, एक तो जो हमारा प्रदेश है हरियाणा, यो जो ब्राणी हमारा क्षेत्र है उसमें ग्वार के दाने की जो है ना एक महत्वपूर्ण जो है ना यो फसल है, यानी कि खरीफ की। और इसके साथ साथ ये भी है कि हरियाणा के साथ जो राजस्थान का जो लगदा एरिया है उसमें भी हम इसको बो सके हैं। और ये जो फसल है ना भाइयों, ये है एक औद्योगिक फसल, क्योंकि जो ग्वार है इसका प्रयोग हम दवाई में, खनन में, कपड़े में और भाई जो सौंदर्य के जो प्रसाधन हैं और उनके में इसका खास तौर पे हम प्रयोग कर सके हैं। और ग्वार के बीज की जो 31% इसके अंदर प्रोटीन है और 30-32% इसमें गोंद मिला है। और एक बात है, इसमें जो ग्वार है ये पशुओं खातिर एक बहुत ही बढ़िया पौष्टिक चारा है, क्योंकि इस चारे में ज्वार, बाजरा, लोबिया सब के साथ इसको आप बो सको हो। और दलहनी फसलों के होने के कारण इसमें भाई हरी खाद है, इसके रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सके हैं, क्योंकि इसके प्रयोग जब हम इसको बोएंगे तो हमारी जो धरती है उसको हरी खाद मिलेगी और वो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। और इसका उत्पादन लगभग जो अपने देश में हिसाब किताब लगा है वो है 320 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके साथ हम बात कर लें कि जो ग्वार की जो फसल है उसमें कौन कौन सी इसकी बढ़िया किस्में हैं आपने जो बोनी है। एक तो इसकी किस्म है HG75, यो जो किस्म है बड़ी विकसित किस्म है। एक तो इसमें ये जो शाखा वाली बीमारी है इसको सहन करने की पूरी ताकत है, और यो झाड़ी नुमा और छोटे कद वाली है, और देर से जो बोई गई जो इसकी अवस्था है वो भी एक साथ पक्का वो तैयार हो जाए दूसरी गेला, और यो 110 से लेकर 115 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। और इस बीज का रंग जो है ना आकर्षक बढ़िया क्रीम जैसा सफ़ेद दिखाई देगा। और इसके दाने की औसत जो पैदावार है भाई वो 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वो निकल जा है। दूसरी किस्म की बात करें तो वो है HG365। यो किस्म भी अच्छी किस्म है, जल्दी पकने वाली किस्म है, 85 से लेकर 100 दिन में पक्का तैयार हो जाएगी। इसका जो पौधा है छोटा है, पत्तियां कोमल हैं, कटाव वाली हैं, इसका दाना छोटा और स्लेटी रंग का हुआ। यह भी जो है ना 1 किले में तो लगभग 6.5 से लेकर 7.5 क्विंटल ये निकल जा है। अगली जो किस्म है वो है HG563। यो भी शीघ्र पकने वाली फसल है, जिसको सामान्य खेत के लिए भाई 2004 में अनुमोदित कराया गया था कि यो बोए किसान भाई। और यह भी पकने में लगभग 85 से लेकर 100 दिन लेवा। और इसकी जो पौधे की फड़ियां हैं पहली और दूसरी गांठ पते ही लगनी शुरू हो जाएंगी, और इसके दाने भी चमकदार हुआ है। और 365 के मुकाबले थोड़ा सा इसका दाना जो है मोटा हुआ। और इस किस्म की औसत पैदावार लगभग 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वो निकल जा है। HG870 की बात करें तो यो भी जल्दी पकने वाली, यानी कि 100 से लेकर 105 दिन लेवा पकने में। यो भी बढ़िया किस्म है। इसके दाने भी भाई प्राप्त गोंद जो है ना उच्चतम गाढ़ापन लिए हुआ, और इसकी औसत पैदावार भी 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ है। और भूमि और खेत की बात करें तो भाई कलर और जो सेम वाली जो भूमि है हमारी, इसकी खेती खातर वो अच्छी नहीं मानी गई। इसके खातर जो ज़मीन होनी चाहिए वो अच्छे जल निकासी वाली रेतली दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया मानी गई है। और खेत तैयार करने खातर पहली जुताई भाई मिट्टी पलटने वाले अड़ते करें, और इसके बाद 1-2 जो जुताई करनी है आपने, फिर वो देसी अड़ते आपने करनी है। बिजाई का जो टाइम है इसका, अगेती पकड़ने वाली जो किस्में हैं जिस तरह के HG365 है,
HG 563 है, इसकी बिजाई जून के दूसरे पखवाड़े में करने से जो है ना अधिक पैदावार वो आवेगी। यानी कि आजकल का जो मौसम है भाइयों वो बढ़िया रहा है, इसकी बिजाई खातर आप बिजाई इस टाइम कर सको। फसल की कटाई के बाद जो हमारा सिंचाई वाली जो अवस्था है इसकी, उसमें जो है ना राय की फसल भी आप बड़ी सावधानी से यानी कि बड़े सफलतापूर्वक तरीके से आप इसको ले सकते हो। और इसके अलावा भाई HG जो 870 है या फिर HG 220, इसकी बिजाई के लिए आपने जुलाई का जो प्रथम पखवाड़ा है वो बढ़िया रहेगा। लेकिन इसके बाद भाई बिजाई करने पर पैदावार पर भाई विपरीत इसका प्रभाव पड़ने लगेगा। बीज की मात्रा और बिजाई का जो इसका तरीका रहेगा वो 1 एकड़ खातर भाई 5-6 किलोग्राम बीज बढ़िया किस्म का बढ़िया रहेगा। और HG 365 है, जिस तरह HG 563 है, इसको आपने 30 सेंटीमीटर या फिर HG 870 और HG जो 220 को आपने 45 सेंटीमीटर के फासले पर पूरा विधि के गिला अपना 5-6 सेंटीमीटर गहरा बोएं। और पौधे से पौधे का जो फैसला है वो आपने 15 सेंटीमीटर रखना है। बीज उपचार की बात कर लें तो इसके खातर आपने बिजाई ते पहला बीज उपचार भाई आपने जरूर करना है। इसके खातर आपने 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एक बार फिर सुने भाई, जो आपने दवाई लेनी है वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोल लें। और इस घोल में 5-6 किलोग्राम ग्वार का जो बीज है आधे घंटे तक आपने भिगो कर रखना है। और बीज को इस घोल से निकाल कर छाम में उसको सुखाना है। और इसके बाद बीज को भाई राइजोबियम का जो टिक्का है वो देना है। और या फिर PSB यानी कि फास्फोटिक जो कल्चर से जो है ना 1 एकड़ बीज के लिए भाई प्रति पैकेट के हिसाब से आपने देना है। और कल्चर के साथ जो विधि बताई गई है उसको पढ़ करके उसी तरीके से आपने काम करना है। और फिर बीज को उपचारित करके छाम में उसको सुखाना है। और उसके बाद भाई खेत में ले जा करके उसको आपने बिजाई करनी है। खाद की बात करेंगे तो खादों खातर भाई अपना एक तो जो समुचित उपयोग है इसका मिट्टी की जांच जरूर करवानी है। क्योंकि कई बार देखा है कि जो हमारी फसल है वो कम ज़्यादा होती रहा है। क्योंकि कई बार जो किसान भाई हैं वो अपने खेत की मिट्टी है उसकी जांच नहीं करवाते, तो ये नहीं पता लगता कि भाई फास्फोरस की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है, भाई उसमें क्या डालना है इस बात का वो ध्यान नहीं रखते। क्या पता फास्फोरस की कमी और फास्फोरस ज़्यादातर वो आप देते रहें तो इससे भाई नुकसान हो जाए, तो पोटाशियम की कमी रहेगी, फास्फोरस में बढ़ती रहेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें कि भाई अपने खेत की मिट्टी की जरूर नज़दीक की जो प्रयोगशाला है भाई उसमें ले जा कर के जरूर जाँच करवाएँ। तो आपको यो पता लग जाएगा कि हमारे खेत में कौन सी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, कौन सी की कम है, फिर उसी के अनुसार आपने अपने खेत में वो खाद देनी है। और निराई गुड़ाई है जिस तरह ये भी आपने टाइम टाइम पर भाई करते रहना है। यानी कि बिजाई के 25-30 दिन के बाद ज़रूरत पड़े तो आपने करनी है। तो दूसरी गुड़ाई भी करें तो भाई वो भी 15 दिन छोड़ के उसके बाद कर लें, तो इससे जो है ना आपकी जो फसल है बढ़िया होगी। और सिंचाई की बात करें तो भाई बरानी फसल में होने के कारण जो है ना इस सामान्य जो मानसून की जो बारिश है ना वो इसके खातर बढ़िया हुआ है। और यदि फलियाँ बनते टाइम वर्षा ना हो तो भाई एक सिंचाई जरूर कर दे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और बीमारी और कीड़े की रोकथाम भी आपने इसमें करनी है। आम तौर पर जो बरानी फसल है उसके नाते भाई किसान भाई खेतों का निरीक्षण जो है ना नहीं करेंगे तो भाई जीवाणु जो अंगमारी है या फिर जो जड़ गलन का जो रोग है उसके बढ़ने की संभावना काफ़ी इस फसल में देखने को मिलेगी। और उसके खातिर किसान भाई टाइम टाइम पर भाई खास तौर पर 55 से लेकर 60 दिन की फसल होने पर जरूर अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। और जो जीवाणु अंगमारी के जो कारण पत्ता पर भाई भूरे और काले रंग से जो जल सिक्त धब्बे हैं ना वो बनते हुए दिखाई देंगे तो तुरंत देख लो कि भाई इसमें जो है ना ये बीमारी शुरू होगी अंगमारी की। और जिस तरह के नमी के मौसम में ये धब्बे आपस में मिल जाएंगे और बड़े देखने को मिलेंगे तो बाद में ये तने और जो फड़ियां हैं उन पर भी दिखाई देंगे। कदी कदी तो भाई जो फसल पर जो तेला है जिस तरह के उसका भी आक्रमण हो जाए वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बीमारी और जो कीड़े हैं इनका भी भाई आपने जो समन्वित प्रबंधन है वो आपने जरूर करना है। क्योंकि एक तो जीवाणु जो अंगमारी बीमारी है
ये शुरुआत में ही भाई एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो दवाई लेनी है आपने वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई है वो 30 ग्राम प्रति एकड़, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ वो लेकर 200 लीटर पानी में मिला के 15 से 20 दिन के बाद आपने 2 छिड़काव जरूर करने हैं। और फसल चक्र की बात करें तो सिंचाई जो हमारा क्षेत्र है उसमें ग्वार, गेहूँ, ग्वार राया, ग्वार जौ, इनका फसल चक्र भाई आप अपनाते रहें। अगर ग्वार के बाद राया की फसल लेनी है तो उस अवस्था में ग्वार की भाई जल्दी पकड़ने वाली किस्म की बिजाई यानी कि जून के दूसरे पखवाड़े में ही कर दें। आजकल जो है सीजन है ग्वार का भाइयों, तो आजकल आपने उन्नत किस्म लेकर के ग्वार की आपने बिजाई करनी है ताकि ग्वार की फसल भी अच्छी हो जाए और आपका काम भी बढ़िया हो जाए, आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाए। तो ये तो चर्चा करी हमने ग्वार की काश्त के बारे में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का किसानवाड़ी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।